नमस्कार व्यूअर्स। वीकेंड आ गया है और मुझे पता है कि आप सब इंतज़ार कर रहे हैं बेसब्री से मेरे इस वीडियो का। और इस वीडियो में हम लोग आज बात करेंगे सीएट टायर्स के बारे में। इससे पहले कि मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूं, कुछ लोग ऐसे हैं जो इन्फोसिस और टाटा ट्रेंट में इन्वेस्ट किए होंगे मेरे वीडियो को देखने के बाद, और उन्हें अब तक करीब करीब 5% रिटर्न मिल चुका होगा। तो मुझे लगता है कि 2 वीक हुआ होगा मुझे वीडियो बनाए हुए मैक्सिमम। इसमें अगर आपको 5% रिटर्न मिल गया तो एक अच्छा रिटर्न है। इन्फोसिस वालों के लिए एक शॉर्ट टिप ये है कि इसमें अभी डिविडेंड मिलने वाला है, तो डिविडेंड के बाद थोड़ा सा स्टॉक प्राइस डाउन जाएगा। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि इसे डिविडेंड से पहले बेच दिया जाए या डिविडेंड ले के बेचें। मेरे हिसाब से आपको डिविडेंड ले करके बेचना ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि डिविडेंड एक शेयर पे 15 रुपये मिल रहा है और मुझे लगता है कि शेयर प्राइस 15 रुपये से ज़्यादा डाउन नहीं जाएगा। तो और अगर डाउन गया भी तो मुझे लगता है कि 1 वीक के अंदर रिकवर कर जाएगा। तो आपको डिविडेंड ले करके और फिर उसके बाद शेयर प्राइस जब वापस रिकवर कर जाएगा तब आपको बेचना चाहिए, मुझे लगता है मेरे हिसाब से। या फिर आप उसमें बने भी रह सकते हैं, फिर उसमें और भी ग्रोथ पोटेंशियल है, और बाकी आप अपना जजमेंट यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। टाटा ट्रेंट में हम बोलेंगे कि अभी इसे और आगे बढ़ने की संभावना है इस स्टॉक की, तो आप इसमें बने रहिए। आई थिंक करीब करीब 1 महीना और आपको वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ये स्टॉक आपको करीब करीब 15% रिटर्न दे देगा। तो चलिए आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग इस स्टॉक के बारे में समझते हैं। जैसा कि यूजुअली हम करते हैं, ये स्टॉक जो है मैंने इसलिए पिक किया है कि ये नेक्स्ट वीक रिबाउंड करेगा और आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है नेक्स्ट वीक। और मैं वैसे ही स्टॉक को चुनता हूँ जिसमें आपको इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी होती है। तो सीएट टायर्स के सारे ग्रह नक्षत्र आपस में मिल रहे हैं। मैं अगर ग्रह नक्षत्र की बात करता हूँ तो इसका मतलब है टेक्निकल्स और फाइनेंशियल्स। ये इंडिकेट कर रहे हैं कि आप इस स्टॉक को ख़रीद सकते हैं, और शॉर्ट टर्म में आपको करीब करीब 10 to 15% का रिटर्न इसमें दिख रहा है। कैसे, वो हम लोग आगे चल के एनालाइज करेंगे। और जैसा कि हम सारे वीडियो में करते हैं, तो इस वीडियो में भी हम लोग वही करेंगे। पहले आप इस डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़िए अपने वीडियो को पॉज करके, और फिर हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे। तो मुझे लगता है कि आपने डिस्क्लेमर पढ़ लिया और उसका मीनिंग समझ गए होंगे। आइए हम लोग अब बात करते हैं सीएट टायर की। तो सीएट टायर एक काफ़ी जाने माने ग्रुप की कंपनी है। इंडिया में काफ़ी जाना माना नाम है ये, आरपीजी ग्रुप, आरपी गोयनका ग्रुप, जिसके और सारे बिजनेस इंटरेस्ट भी हैं जैसे कि केईसी इंटरनेशनल। बट जो सीएट टायर है वो उनका फ्लैगशिप कंपनी है। और ये जो ग्रुप है आरपीजी, वो सीएट टायर को 1982 में एक्वायर किया था। इसके पहले ये जो कंपनी थी ये फॉरेन की कंपनी थी। इसको इटली में इस्टेब्लिश किया गया था, जैसा कि आपको मेरे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 1924 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था और ये शुरू से ही टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रही है। आज के डेट में जब हम लोग आपस में बात कर रहे हैं तो ये कंपनी करीब करीब 165 मिलियन टायर हर साल बनाती है, और ये एक बड़ी प्लेयर है इंडियन और इनफैक्ट वर्ल्ड टायर मार्केट में, एक काफ़ी बड़ी प्लेयर है। आप सब इसका नाम जानते होंगे। इसका एडवर्टाइजमेंट काफ़ी बड़े बड़े सुपरस्टार करते हैं, जैसे कि विराट कोहली, रोहित शर्मा। और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कंपनी बेसिकली टायर ही बनाती है और दूसरे इसके कोई प्रोडक्ट्स नहीं हैं। और टायर में ये करीब करीब सारे सेगमेंट्स को कवर करती है, चाहे वो पैसेंजर व्हीकल हो या अर्थ मूवर हो या फॉक लिफ्ट हो, ट्रैक्टर हो, ऑटो रिक्शा हो, हर तरह की टायर बनाती है। इसके कंपटीटर्स कौन कौन से हैं? तो सबसे बड़ा कंपटीटर तो बीकेटी है, बीके टायर्स। उसके बाद एमआरएफ है और जेके टायर्स है, और भी बहुत सारे टायर्स मैन्युफैक्चरर हैं जैसे अपोलो और बाकी सब जो प्लेयर्स हैं। बट ये जो 3 कंपनी आपको दिख रहे हैं ये सब बड़े प्लेयर्स हैं टायर मैन्युफैक्चरिंग में, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिस्ट आउट किया है। जब हम लोग आगे देखेंगे फाइनेंशियल्स एंड पीयर कंपैरिजन, तो उसमें और भी आपको कंपटीटर्स इसके दिखाई देंगे। तो चलिए आगे समझते हैं इनके कस्टमर्स कौन हैं। तो इनके कस्टमर 2 टाइप के हैं। एक तो B2C, जिसको बिजनेस टू कंज्यूमर बोला जाता है, मतलब
हमारे और आपके जैसे लोग जिनके पास गाड़ियां हैं वो इनके टायर ख़रीदते हैं जब हमको अपनी टायर चेंज करनी होती है। बट जब बनी बनाई गाड़ी हम लोग ख़रीदते हैं तो हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है टायर चूज़ करने का, वो कंपनी खुद ही डिसाइड करती है कि हमको किसका टायर लगाना है। तो उस केस में क्या होता है कि टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बहुत सारे ऑटोमोबाइल्स कंपनी के साथ डील करती हैं, जिसको B2B डील बोला जाता है, बिजनेस टू बिजनेस डील। उसमें वो डायरेक्टली सप्लाई करते हैं। जैसे कि आपने अगर मारुति की कोई गाड़ी खरीदी और उसमें MRF का टायर लगा हुआ है तो इसमें आपका कोई रोल नहीं होता, बल्कि ये मारुति का डिसीजन होता है कि वो किसका टायर लगाए। तो इनके दोनों टाइप के कस्टमर हैं, इंडिविजुअल बायर्स भी हैं और ऑटोमोबाइल कंपनीज भी। स्ट्रेंथ क्या है इस कंपनी की? तो जो कंपनी है अभी अच्छा खासा कैश फ्लो जनरेट कर रही है अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से। इनके प्रोमोटर्स के जो प्लेड शेयर हैं वो काफ़ी लो हैं और बढ़ नहीं रहे हैं, तो जितने लेवल पे हैं उसी पे मेंटेन है। इनका ऑनरशिप स्टेबल है और चूँकि काफ़ी अच्छे रेपुटेड बिजनेस ग्रुप से बिलोंग करता है, तो आप ये मान के चल सकते हैं कि इसके जो बिजनेस हैं वो स्टेबल रहेंगे आगे भी। अगर आप लॉन्ग टर्म रिटर्न देखेंगे तो इंडस्ट्री एवरेज से बेटर दे रही है ये कंपनी, और कंपनीज के प्रॉफिट ग्रोथ भी काफ़ी अच्छे हैं। वो हम लोग आगे जब फाइनेंशियल्स देखेंगे तो आगे हम लोग उसका भी एनालिसिस करेंगे। कंपनी का सेल्स ग्रोथ बेटर है अगर इंडस्ट्री के मीडियन से कंपेयर करेंगे तो। वीकनेस में अगर देखेंगे तो कुछ ज़्यादा वीकनेस नहीं है, हम लोग उसको भी स्टडी करेंगे, बट ऐसा कोई वीकनेस नहीं है जिससे आप टर्न अवे हो सकते हैं इस स्टॉक से, मतलब आप अभी इसको बाई कर सकते हैं। उसके बाद अपॉर्चुनिटी क्या है, तो इसकी जो पी है ट्रेलिंग 12 मंथ की पी 12.4 है, जो कि बिलो इंडस्ट्री मीडियन है। इंडस्ट्री में करीब करीब अच्छे प्लेयर्स जो हैं उनके 23-24 के आसपास पी हैं, एंड इनफैक्ट BKT के थोड़े ज़्यादा ही पी है। थ्रेट में है ये कंपनी अपना डेट बढ़ा रही है, तो ये एक थ्रेट है। आगे हम लोग अब सीधा फाइनेंशियल्स पे आते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, हम लोग एक एक करके सारे फाइनेंशियल्स को समझेंगे। सबसे पहले रेवेन्यू देखते हैं, तो हम लोग सितंबर क्वार्टर से 2018 का सितंबर क्वार्टर से रेवेन्यू देखेंगे। तो लास्ट 2018 से लेकर के 2021 तक कैसा परफॉर्म किया है ये कंपनी। 1700 करोड़ के आसपास रेवेन्यू होता था, विच हैज़ इंक्रीज टू 2200 करोड़। ठीक है, मतलब 500 करोड़ का रेवेन्यू में इजाफा हुआ है, और ये कब से कब तक? 18 से 21 मार्च 21 तक, मतलब करीब करीब 2.5 साल में। ठीक है, देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अगर आप देखेंगे तो 160 करोड़ की जगह पे अभी आपको 260 करोड़ दिख रहा है। इनफैक्ट दिसंबर क्वार्टर में 327 करोड़ भी दिखा था, यहाँ पे 300 करोड़ के आसपास भी पहुँचा है। मतलब अभी लास्ट 3 क्वार्टर से ये कंपनी काफ़ी अच्छी कर रही है। जून 2020 हमें समझ में आ रहा है कि जून 2020 में बहुत ही स्ट्रॉन्ग लॉकडाउन हुआ था, तो चूँकि टायर का सेल ऑटोमोबाइल के सेल के ऊपर भी डिपेंड करता है बहुत हद तक, और ऑटोमोबाइल के यूज़ पे भी डिपेंड करता है। इस टाइम चूँकि बहुत कम ऑटोमोबाइल यूज़ हुआ और सेल हुए, इसलिए ये बिजनेस इम्पैक्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अब आते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कैसा रहा है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। देखिए 9% के आसपास से शुरू हुआ था ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 2018 में, और अभी 11.39% है। बीच में देखिए 14.75%, 14.78%, काफ़ी अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बीच में अचीव किया था ये कंपनी। अभी थोड़ा सा कम हुआ है मार्च 2021 के क्वार्टर में, बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है एज़ कम्पेयर टू अर्लियर। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि अगर कंपनी इसको मेंटेन कर पा रही है आगे भी फ्यूचर में, तो कंपनी अच्छा करने वाली है। अगर आप देखेंगे डिप्रिसिएशन का अमाउंट बढ़ रहा है, मतलब जो पुराने एसेट हैं वो काफ़ी पुराने हो चुके हैं और इनके एसेट्स डेप्रिसिएट हो रहे हैं। तो कैश फ्लो में तो असर नहीं पड़ेगा उतना, बट डेप्रिसिएशन की वजह से नेट प्रॉफिट में असर पड़ेगा। इंटरेस्ट भी अगर आप देखेंगे तो करीब करीब पिछले 6-7 क्वार्टर में सेम ही बना हुआ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे जून क्वार्टर में इन लोगों को नुकसान हुआ था यहाँ पे, बट अदरवाइज़ 94 से 134, तो बीच में थोड़ा सा डाउन हुआ था जिसकी वजह से इनके जो पी है वो नीचे चले गए। बट अभी देखिए 167, 190, 134, ये काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बिफोर टैक्स इनको मिल रहा है। यहाँ पे टैक्स आपको निगेटिव में दिख रहा है। कुछ लोग सरप्राइज होंगे कि टैक्स निगेटिव क्यों है, मतलब क्या कंपनी को टैक्स मिला है? तो ऐसा होता है,
अगर कभी लॉस होता है तो आपका वो टैक्स क्रेडिट के रूप में चला जाता है। तो जैसा कि आपको यहाँ पे लॉस हुआ था, तो ये लॉस है, हो सकता है कि ये टैक्स क्रेडिट यहाँ पे आया होगा, तो वो आपको यहाँ पे पे नहीं करना होता है। या हो सकता है कि इस साल इन्होंने ज़्यादा टैक्स यहाँ पे कर दिया, तो यहाँ पे एडजस्ट हो रहा है। ठीक है। अब उसके बाद जो नेट प्रॉफिट होता है उसके बेसिस पे वो 152 करोड़ हो रहा है, जो पहले के कंपेरिजन में काफ़ी अच्छा है। और अर्निंग पर शेयर भी अगर आप देखेंगे तो इट हैज़ इम्प्रूव फ्रॉम 15.6 टू 37.8। तो फाइनेंशियली ये कंपनी काफ़ी अच्छा कर रही है। और नेट प्रॉफिट अगर ट्रेलिंग 12 मंथ का देखेंगे तो यू शुड मल्टीप्लाई दिस नंबर बाई 4 अगर एवरेज लेंगे तो, बट डायरेक्टली तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो ये कैलकुलेट करके बता रहा है कि 432 करोड़ का इनका एनुअल प्रॉफिट है। ट्रेलिंग 12 मंथ का मतलब होता है कि आज से अगर हम 12 महीने पीछे जोड़ेंगे तो इतना करोड़ का प्रॉफिट है। तो विच इज़ मच बेटर देन अर्लियर परफॉर्मेंस। अगर आप देखेंगे यहाँ पे 303 था और बीच में कम हो गए थे। ये परफॉर्मेंस कम होने की वजह से शेयर प्राइस कम हो गया था, बट चूँकि परफॉर्मेंस इंप्रूव कर गया बट शेयर प्राइस अभी इंप्रूव नहीं हुआ है। तो इसीलिए मेरा ये अनुमान है कि चूँकि परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गया है तो मार्केट देर सवेर इसको इस परफॉर्मेंस के लिए रिवार्ड करेगी। ठीक है। और बेसिक अर्निंग पर शेयर लास्ट 12 मंथ का देखेंगे तो इट इज़ 106। तो ये देखिए काफ़ी अच्छा ग्रोथ है, 75 to 106। अब आते हैं हम लोग रेशियो समझते हैं। रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी कंपनी के लिए। अगर आप देखेंगे रिटर्न ऑन एसेट, तो ये कंपनी का 0.92 था, उसके बाद 0.59, उसके बाद 3.81। यहाँ पे थोड़ा सा एबनॉर्मली हाई रिटर्न मिला है ऑन एसेट। इसको हम लोग को समझने के लिए इस क्वार्टर का देखना होगा कि एसेट वगैरह में क्या चेंजेज आए हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पे इनके जो हाई आ रहे हैं उसके बाद इन्होंने कुछ और एसेट बनाया होगा, मतलब कुछ इन्वेस्टमेंट की होगी जिसकी वजह से ये रिटर्न ऑन एसेट कम हुआ है। बट ओवरऑल नंबर्स जो हैं अगर आप देखेंगे तो नंबर्स के हिसाब से कंपनी अच्छी कर रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 4.5% था, वो इम्प्रूव होकर के बीच में 21.29% हुआ और उसके बाद फिर यहाँ पे देखेंगे तो अभी कम हो गया है। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ईबिट है। ठीक है। तो ईबिट जो है वो अगर आप यहाँ से देखेंगे, ईबिट को बोलते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो ये जो नंबर है ये 4.17% से इम्प्रूव होकर के 8.63% हुआ है। पहले के कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने हाईएस्ट अचीव किया है ये वाले रेंज में। ये परफॉर्मेंस इनका काफ़ी अच्छा था, अभी भी ये अच्छा कर रहे हैं। ठीक है। तो बट स्टिल देयर इज़ ए चांस ऑफ इम्प्रूवमेंट। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर करेंगे तो ये इनका 1.15% था, वो अभी बढ़ के 5.8% हो गया। तो अगर आप देखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स हैज इम्प्रूव ड्रास्टिकली, मतलब 5 गुना बढ़ गया। नेट प्रॉफिट मार्जिन अगर देखेंगे तो 5.2%। यहाँ पे नेट प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम था इनको, 0.75%। यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। ठीक है। तो ऑन एन एवरेज अगर आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट मार्जिन सबसे अच्छा यहाँ था 7.28%, बट उसके बाद अभी है। अब आते हैं हम लोग बाकी रेशियो समझते हैं। लिक्विडिटी रेशियो जो है ये उसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि कोई कंपनी बैंकरप्ट तो नहीं होने वाली है वो समझने के लिए। तो उसमें करेंट रेशियो इनका जो है 0.8 उस समय था, अभी भी इन्होंने 0.8 मेंटेन किया हुआ है। बीच में इनके इम्प्रूव हुए थे, मतलब डेट यहाँ पे कम हुए होंगे, बाद में इधर इन्होंने डेट को बढ़ा लिया। क्विक रेशियो जो है वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बेसिस पे चेक किया जाता है। तो इस कंपनी के पास पहले 0.5 था, अभी 0.4 है। मुझे लगता है कि ये दो रेशियो थोड़ा और बेटर होना चाहिए था, बट मुझे लगता है कि इस कंपनी के थोड़े से सिचुएशन थोड़े से टाइट हैं, जिसकी वजह से ये अपना रेशियो थोड़ा कम मेंटेन कर रहे हैं। इसको 1 के करीब होना चाहिए था एटलीस्ट। बाकी रेशियोस उतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। हम लोग आएंगे वैल्यूएशन रेशियो पे। तो आप अगर देखेंगे कंपनी का जो इंटरप्राइज वैल्यू है वो 1200 करोड़ से बढ़ करके अभी देखिए 7600 करोड़ पहुँच गया। बहुत ऐसे दर्शक होंगे जिनको इंटरप्राइज वैल्यू का मतलब नहीं पता होगा। तो कोई भी कंपनी दो चीज़ों से मिलके बनी होती है, एक होता है डेट जिसको डी से दिखाते हैं और दूसरा होता है इक्विटी। तो अगर इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा आपका इंटरप्राइज वैल्यू। इक्विटी जो होता है वो शेयर होल्डर्स लगाते हैं पैसे, जैसे हमारे और आपके जैसे लोग और प्रोमोटर्स। जितनी भी मार्केट कैप है वो इक्विटी की पार्ट होती है।
और डेट जो होता है वो हम लोग बैंक से कर्जा लेते हैं। तो ये दोनों को मिला देने से जो होता है वो कंपनी का एक्चुअली में टोटल वैल्यू जो है वो इंटरप्राइज वैल्यू में मेजर किया जाता है। ठीक है, मैं आसान भाषा में समझा रहा हूँ, इसमें थोड़ा बहुत नीटी ग्रिटी होता है जिसमें हम लोग नहीं जाएंगे। और इंटरप्राइज वैल्यू नेट सेल्स के कंपैरिजन में अगर चेक किया जाए तो कितना इंटरप्राइज वैल्यू पे कितना सेल्स हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए 0.3 हो रहा था, मतलब 1200 करोड़ की कंपनी है तो 400 करोड़ के सेल हो रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे 1 है, मतलब 7600 करोड़ की कंपनी है तो उतना ही का सेल कर रही। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं यहाँ से। इसको 4 बार मल्टीप्लाई करिए, करीब करीब 2200 इंटू 4, तो आपको उतना आ जाएगा, उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही आ जाएगा। उसके बाद इसमें बाकी रेशियो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है तो मैं छोड़ दे रहा हूँ। हम लोग चलेंगे सीधा कैश फ्लो देखेंगे, क्योंकि वैल्यूएशन में कैश फ्लो एक इम्पॉर्टेंट आइटम है और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्री कैश फ्लो। फ्री कैश फ्लो तो हम लोग यहाँ नहीं निकाल रहे हैं, बट हम लोग कैश फ्लो देखने की कोशिश करेंगे। एटलीस्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो अच्छा होना चाहिए। तो आप यहाँ देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी से 249 करोड़ का कैश फ्लो होता था, जो कि अभी बढ़ के करीब करीब 4 गुना बढ़ गया है और 956 करोड़ का कैश फ्लो हो। ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से यहाँ पे कैश फ्लो -488 था। अब ये होता क्या है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, बहुत लोग को नहीं समझ में आता है। तो ये -488 जो है 1000 करोड़ हो गया है। ये है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, मतलब अगर आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपके इन्वेस्टमेंट से कैश आउटफ्लो हो रहा है या इनफ्लो हो रहा है। जैसे मेरे पास पैसा है तो उसको हम 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं, या तो उसका हम प्लांट या मशीनरी खरीद लें तो इसमें हमारा पैसा चला जाएगा तो वो निगेटिव में होगा, तो ये जो है उसी टाइप का कैश आउटफ्लो है। या फिर उस पैसे को हम कहीं इन्वेस्ट कर दें और उस पर हमको रिटर्न मिले तो पॉजिटिव कैश फ्लो हो जाएगा। तो दोनों ही एक्टिविटी करती है कंपनी टाइम टू टाइम। अभी इन्होंने प्लांट एंड मशीनरी खरीदा होगा तो जिसकी वजह से ये इतना, आपको हमेशा ग्रो करते रहने के लिए, एक्सपैंड करते रहने के लिए पैसा इन्वेस्ट करते रहना पड़ता है। इससे ये पता चलता है कि इस कंपनी के पास अपॉर्चुनिटी है पैसे इन्वेस्ट करने के लिए और ग्रो करने के लिए, इसलिए कंपनी इन्वेस्ट कर रही है। और देखिए लास्ट 2 ईयर्स में हेवली इन्वेस्ट की है। ठीक है, अब आता है कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब होता है बैंक से या तो आपने कर्जा लिया या आपने पैसे को बैंक में इन्वेस्ट किया और उससे जो पैसे आए। तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो ग्रोथ है ये इंटरनल एक्रूवल से हुआ है मोटा मोटी, ज़्यादा कर्ज नहीं लिया है इन्होंने, क्योंकि अगर कर्ज लिए होते तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इनके आउटफ्लो होते कैश का। यहाँ पे देखिए इनफ्लो है। ठीक है, तो अगर आप नेट कैश फ्लो देखेंगे तो नेट कैश फ्लो निगेटिव है, बट इससे आपको ज़्यादा घबराना नहीं है क्योंकि ये इन्वेस्ट कर रहे हैं इसलिए निगेटिव है। कंपनी अच्छा खासा कैश जनरेट कर रही है अपने बिजनेस से, ये इंपॉर्टेंट है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो कैश फ्लो। अब आते हैं हम लोग कंपेयर करते हैं पीयर ग्रुप को। तो आप देखिए पी रेशियो, इनका पी रेशियो 12.36 है, वन ऑफ द लोवेस्ट। जो इंडस्ट्री लीडर है उसका पी 35 है और जो सेकंड है उसका 21 है। अपोलो का भी 17.8 है, जबकि अपोलो को अगर देखेंगे मार्केट कैप तो इससे 3 गुना बड़ा है, बट मतलब हम इसको एक ही रेंज में रखेंगे तीनों कंपनी को, और ये 17 मेंटेन किया हुआ है। एक्चुअली होता क्या है कि अगर किसी कंपनी का मार्केट कैप बड़ा है दैट मीन्स कि कंपनी बड़ी है तो उसके पास प्राइसिंग पावर होता है। जब कंपनी बड़ी होती है तो प्राइसिंग पावर होने की वजह से उनको एक थोड़ा सा मार्केट लीडरशिप मिलता है, उनके कस्टमर्स ज़्यादा होते हैं, उनको इकोनॉमी ऑफ स्केल का फ़ायदा मिलता है। इकोनॉमी ऑफ स्केल का मतलब ये होता है कि अगर आप 50 लोगों के लिए समोसा बनाएंगे तो आपके खर्चे कम आएंगे, अगर आप 5 लोगों के लिए बनाएंगे तो आपके खर्चे ज़्यादा आएंगे। वही है इकोनॉमी ऑफ स्केल। तो यहाँ पे जो बड़े मार्केट प्लेयर हैं उनको इकोनॉमी ऑफ स्केल का फ़ायदा होता है, उसकी वजह से उनके प्रॉफिट वगैरह या नंबर्स जो हैं फाइनेंशियल नंबर्स वो अच्छे दिखने लग जाते हैं और उसकी वजह से उनको ज़्यादा पी मिल जाता है। बट ये कंपनी चूँकि अच्छी कर रही है इसलिए इस कंपनी के इम्प्रूवमेंट के चांसेस ज़्यादा हैं। और ये जो 12.36 है वो मुझे लगता है कि करीब करीब 18 तो होना ही चाहिए पी, तो मतलब 50% इम्प्रूवमेंट तो आपको दिखना चाहिए। ठीक है, बट मैं मान के चल रहा हूँ कि 50% ना भी हो तो इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म में 10 to 15% का ग्रोथ डेफिनेटली होगा। एक और कुछ नंबर्स हैं यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू ग्रोथ में देखेंगे अगर आप, तो ये कंपनी वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोइंग कंपनी है। हालांकि जेके टायर भी अच्छे से ग्रो कर रही है, ये भी एक छोटी कंपनी है
कंपेयर टू अदर 3 प्लेयर्स, बट ये भी अच्छे से ग्रो कर रही है एंड गुडियर भी अच्छे से ग्रो कर रही है। सो रेवेन्यू ग्रोथ काफ़ी अच्छा है इस कंपनी का। और अगर नेट प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो ये जेके टायर्स के बाद सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाला कंपनी है नेट प्रॉफिट ग्रोथ में, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है टेक्निकल्स इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आपको पैसा अभी चाहिए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सही पॉइंट पे आप एंटर करने के लिए। तो आप ये देखिए मई 19 को इसके जो MACD इंडिकेटर है वो दिखा रहा है कि आप इसमें एंटर करिए, आपको थोड़ा फ़ायदा होगा। अभी मई 19 से ज़्यादा प्राइस चेंज नहीं हुआ है, ये मई 19 का पोजीशन है, यहाँ से आपका प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं हुआ है। मई 19 को करीब करीब ये 1290 पे ट्रेड कर रहा था, अभी 1319 पे कर रहा है। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये प्राइस जो है 1319 जो आपको दिख रहा है ये करीब करीब 1470 तक जाएगा, 1470, ठीक है, करीब करीब 1470, उससे ऊपर भी जा सकता है। तो अभी इसमें 150 रुपये का और ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, इजाफा होगा। तो ये आप कैलकुलेट करेंगे 150 बटा 1320 तो करीब करीब 10% से ज़्यादा है, बिटवीन 10 to 15% है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। और ये जो प्राइस पॉइंट मैं दे रहा हूँ 1470, इसको जाने में इसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 वीक लगेंगे। तो 2 वीक में अगर आपको कोई स्टॉक 10 से 15% रिटर्न देता है तो एक अच्छा स्टॉक। के बाद दूसरा जो इंडिकेटर है वो भी आपको बोल रहा है कि आप 21 तारीख को एंटर करिए, मतलब एक 19 को बोला, दूसरा 21 को बोल रहा है, ऑलमोस्ट सेम टाइम में। दैट मीन्स कि ये सही टाइम है एंटर करने, ठीक है। और जो तीसरा इंडिकेटर है वो है मनी फ्लो इंडेक्स। वो देखिए अभी 21 को मिनिमम था जब हम बोल रहे थे कि आप एंटर करिए, तो उसके बाद से सडन स्पाइक लिया है और उसके बाद ये 30 से पहुंच गया 54, ठीक है। ये इंडिकेट कर रहा है कि अब इस स्टॉक में पैसे आने शुरू हो गए हैं। तो अगर आप अभी एंटर करेंगे तो आपको एक अच्छा वैल्यू मिलेगा। तो इसी के साथ हम लोग इस एपिसोड को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं उसका आंसर दूंगा। अगर कोई टेक्निकल टर्म या ऐसा टर्म मैंने यूज किया है अपने वीडियो में जो आपको नहीं समझ में आया है तो मैं साधारण सी भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इसी के साथ गुड बाय एंड टेक केयर। अगर आपको लगता है कि मेरा ये वीडियो अच्छा है और इन्फॉर्मेटिव है तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय।